नमस्कार दोस्तों। स्क्रीन पर जो शख्स आपको दिख रहा है वो आज की तारीख में सोशल मीडिया की सनसनी बन चुका है। नाम है अभिजीत दीपके। रहने वाले भारत के हैं लेकिन इन दिनों अमेरिका में हैं। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुके हैं और वहां नौकरी की तलाश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कॉकरोच वाले बयान के बाद 7 दिन पहले अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। 7 दिन में सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो गए, बल्कि आज 22 मिलियन। देश भर में सनसनी मच गई। अचानक सोशल मीडिया पर पैदा हुई कॉकरोच जनता पार्टी ने इतनी सुर्खियां बटोरी कि चैनलों से लेकर अखबारों तक उसकी चर्चा होने लगी, देश विदेश में। लेकिन पता नहीं भारत सरकार को सोशल मीडिया तक सीमित इस कॉकरोच जनता पार्टी से क्या परेशानी हो गई कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर उसका एक्स अकाउंट सस्पेंड करा दिया गया। उसे देश के लिए खतरा बताया गया। युवाओं को उकसाने के आरोप में एक्शन ले लिया गया। फिर आज पता चला कि कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट को टेक डाउन कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। फिर खबर आई कि कॉकरोच जनता पार्टी के उस इंस्टा हैंडल को हैक कर लिया गया, जिसे आज की तारीख में 22 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं। 22 मिलियन। बीजेपी और कांग्रेस को जोड़ दें तो लगभग कुछ ही कम। अमेरिका में बैठकर सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर देश भर में सनसनी फैला देने वाले अभिजीत दीपके को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनके माता पिता जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो परेशान है कि बेटा किन चक्करों में फंस गया है। बेटा कह रहा है चाहे कुछ हो जाए, अब हम अपने देश के युवाओं की आवाज उठाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी अगर हमने बना ली है तो मैं पीछे हटूंगा नहीं। अभिजीत दीपके को लेकर सोशल मीडिया पर लोग कई खेमों में बटे हैं। अभिजीत की कुंडली खंगालने वाले बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी के आदमी है, उनके पीछे केजरीवाल की टीम है, उनकी फंडिंग और उनकी ताकत केजरीवाल है, इनका मकसद कुछ और है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अचानक कॉकरोच जनता पार्टी बनाने के पीछे कोई बड़ा खेल है। कांग्रेस समर्थक अभिजीत दीपके के पुराने ट्वीट निकालकर उन्हें राहुल विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार उन पर हमलावर हैं। इन सब से अलग सोशल मीडिया पर हजारों लोग ऐसे हैं जो लिख रहे हैं कि अभिजीत दीपके का अतीत कुछ भी हो, उसने सही मुद्दा उठाकर देश के लाखों युवाओं के आक्रोश को एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो गलत क्या है? आखिर 7 दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ना कोई मामूली घटना तो है नहीं। सोशल मीडिया पर हजारों मीम और एआई वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी के एजेंडे के साथ वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर पैदा हुई इस पार्टी का जमीनी वजूद कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना बवाल क्यों है? भारत सरकार ने एक्शन क्यों लिया? उनके इंस्टा हैंडल को हैक किसने किया? क्या कोई साजिश है? और किसको क्या चिंता है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिख पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा हम भी तलाशें। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, स्क्रीन पर उनको लाया जाए। यशोवर्धन आजाद सीनियर आईपीएस अधिकारी रहे, रिटायर हैं, आईबी के स्पेशल डायरेक्टर रहे, और दूसरे हमारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार साथी शीतल पी सिंह, सत्य हिंदी के फाउंडर, सीनियर जर्नलिस्ट, और अन्ना आंदोलन और केजरीवाल की आंदोलनकारी भूमिका को बहुत करीब से शीतल पी सिंह ने देखा। लेकिन बहुत सारे सवाल 7 दिन में एक ऐसे शख्स के लिए पैदा हो रहे हैं जो शख्स सियासी तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं है, जमीनी तौर पर कोई वजूद नहीं है, रह रहे हैं अमेरिका में, बवाल मचा है इंडिया में, हर पार्टी के की आईटी सेल, हर पार्टी के ट्रोल उन्हीं की तलाश कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड तलाश रहे हैं, और लगातार वो अमेरिका से तरह तरह के ट्वीट कर रहे हैं। चूंकि उनके अकाउंट्स हैक हुए या होल्ड किए गए, अभी उन्होंने एक ट्वीट किया है, यू कैन, कुछ देर पहले, यू कैन हैक एंड withhold the accounts but you cannot hack this movement, cockroaches never die। और उसके साथ उन्होंने कुछ और लिखा है कि हम अपने प्लान पर वर्क कर रहे हैं, हम स्टैंड बाय दूसरे प्लेटफॉर्म बनाएंगे, जो कुछ। तो स्वागत है आप दोनों मेहमानों का, यशोवर्धन जी और शीतल जी। पहले 3-4 दिन तक मैंने कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट उसको लेकर थे या सनसनी थी, मैंने अवॉइड किया कि देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं है क्या मामला। लेकिन जब मामले ने इतना तूल पड़ा तो पकड़ा तो लगा बात की जानी चाहिए। जब इतने लोग, लाखों लोग किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ गए। यशोवर्धन जी, स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वही शख्स है, और ये 4 एक्शन जो उस शख्स के खिलाफ, जिसमें उसके अकाउंट सस्पेंड होना, हैक होना, वेबसाइट डाउन होना और मारने की धमकी, और उसके बाद देश भर में एक तरह से कई तरह के बवाल। तो आपकी पहले व्याख्या समझना चाहूंगा, एक शख्स जो आभासी दुनिया में है, वर्चुअल स्पेस में है, ग्राउंड पर कहीं नहीं है, वो ऐसी सनसनी मचाकर देश में इतनी हलचल कैसे पैदा कर रहा है? देखिए, उसका मुख्य कारण एक ये है कि दीपके ने जो आवाज उठाई है
उसके जो तार हैं, उसके तार जुड़े हुए हैं यहाँ के युवाओं में, यहाँ के मध्यम वर्ग के लोगों में और यहाँ के जनता में। क्योंकि जिस 6 या 7 चीज़ें हैं, मैंने पढ़ा नहीं है वो मैनिफेस्टो, उससे ये लोगों के मन में ये धारणा बन गई है कि हाँ, अब समय आ गया है कि हम अपने भी मन का उबाल निकालें। और अगर आप इसे देखिए तो ये पहले तो एक बिल्कुल ही इमोशनल आउटपोरिंग है, जो कि सोशल मीडिया पर छा गया है। और सोशल मीडिया आज इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है अपने फ्रस्ट्रेशंस निकालने के लिए, अपने सब कुछ व्यक्त करने के लिए। तो एक तरह की ये जो अभिव्यक्ति है, जो कि मन में धारण कर गई है यहाँ के लोगों के, और उसीलिए जैसा कि आपने कहा 4 करोड़ आबादी इससे जुड़ गई है, और मैं समझता हूँ कि शायद और भी जुड़ेंगी। और 2 करोड़ इसके से ज्यादा है अभी। हाँ, 2 करोड़ 2 से करोड़ ज्यादा से है। ज़्यादा, हाँ, 2 करोड़ से ज़्यादा है। और बल्कि मैं कहूँगा कि आपने ठीक कहा कि ग्राउंड रियलिटी में तो ये सामने नहीं आया है परिपक्ष तौर से। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें देखें जो जो हॉकिंग की गई किसी किसी एक तिराहे पर, एक वीआईपी कॉन्वॉय की, जिसमें कि 50 गाड़ियाँ थीं, या इस तरह की बिहार जो, में। हाँ, इस तरह की जो कई घटनाएँ जो हो रही हैं, जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शित किए जा रहे हैं आपके सोशल मीडिया पर ही कई बार, पहले भी, तो उसको एक तरह का एक आवाज़ मिल गई है उनको। इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो इस मूवमेंट में, अभी चूंकि ये मूवमेंट ग्राउंड लेवल पे नहीं हुई है, लेकिन इस मूवमेंट को सोशल मीडिया पे जो ये पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, उससे सरकार थोड़ी चिंतित है। लेकिन लेकिन कानूनी तौर पे इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो है वैध नहीं है। क्योंकि किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, और खासकर अगर सरकार करती है, तो वैध होनी चाहिए, कानूनी रूप से सही होना चाहिए। इसमें कोई कोई वायलेंस नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसने स्टेट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी आवाज उठाई है। इसलिए ये जो दूसरा जो पार्ट आपने कहा और ये चारों चीज दिखाई, इससे मैं थोड़ा हैरान हूं। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज आपने कही कि जी, कोई ऐसा काम अभी तक नहीं किया जो कानूनी तौर पर वो किसी तरह का खतरा हो। लेकिन चूंकि आप आईबी के स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं, कल इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर छपी थी उसमें किसी आईबी रिपोर्ट का भी हवाला था कि आईबी ने ही सरकार को आगाह किया कि देश की जी, शांति सुरक्षा को खतरा है, युवाओं को भड़काया जा रहा है, और इसलिए आईटी एक्ट जो सरकार के पास ऐसे अधिकार हैं जिसके हवाले से फोर्स किया गया कि इसका एक्स के इंडिया में हैंडल को सस्पेंड किया जाए। तो आप चूंकि एक अधिकारी के तौर पर देखें, तो अगर वो युवाओं की आवाज बुलंद कर रहा है, अगर वो एक वेबसाइट पर ये कह रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली कोई याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए अपील कर रहा है, कहा गया 10,000 लोग उस वेबसाइट पर, माफ कर 6 लाख लोगों ने उस याचिका पर हस्ताक्षर किए, या अलग अलग मुद्दे उठा रहा है जो 4 5 6 उसके एजेंडा है, तो इसमें गैर कानूनी तो कुछ है नहीं। तो फिर आईटी एक्ट या फिर उसका टेक डाउन करना वेबसाइट, तो इसके पीछे क्या देखते, क्या सरकार किसी ऐसे ऐसे आंदोलन को, या कोई ऐसा आंदोलन खड़ा हो जाए कल को, या कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, पहले ही एंटीसिपेट करके सरकार घबरा रही है या एक्शन ले रही है? अंजुम जी, इसके 2 पहलू हैं। पहला तो ये है, ये आईबी का काम है। आईबी का काम है कि किसी तरह की ऐसा अगर पॉपुलर मूवमेंट होता है या बनता है, तो वो सरकार को सूचित करें। तो ये सही है कि सोशल मीडिया पे ये जो उबाल आया है, इसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अगर इतने कम दिनों में जुड़ गए हैं, तो ये आईबी का फ़र्ज़ है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का ये सूचना सरकार को दें। अब सरकार उस पे अपना पॉलिसी निर्णय लेती है कि हाँ, इस तरह की संस्था है और ये ऐसी-ऐसी सूचनाएँ मिल रही हैं, क्या इसको ये करना चाहिए? तो ये जो निर्णय है, ये राजनीतिक है, ये पॉलिटिकल है, ये एग्ज़ीक्यूटिव का डिसीजन है, और इसीलिए मिनिस्ट्री ने उसके बेसिस पे ये एक्शन लिया। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, मैं पहले ये कह रहा था कि इस संस्था ने ऐसा कोई भी ऐसा सबवर्शन की कार्रवाई, कानून हाथ में लेने की कार्रवाई, हिंसा की कार्य, कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए। क्योंकि कोई भी कार्रवाई अगर आप सरकार की तरफ से करते हैं, तो वो वैध होना चाहिए और कानूनी होना चाहिए। कल मैं नहीं जानता कि कल इसके खिलाफ कोर्ट में कुछ लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोर्ट में जाएंगे तो वाकई सरकार को
बड़े कठोर प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि उनसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या है, आपने किस लिए ट्विटर को ये किया है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं जो कि कानूनी रूप से वैध है। ये मैं शीतल जी, जैसे कहा यशोवर्धन आजाद साहब ने, ठीक है, आईबी ऐसा ही काम करती है। हम लोगों ने कई बार पत्रकारिता में देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर भी इंटेलिजेंस वाले मौजूद होते हैं, ताकि किसी खास मसले पर, खुलासे पर कोई बड़ी ब्रीफिंग हो तो क्या हो रहा है सरकार को खबर करे। तो ठीक है, 2 करोड़ अगर लोग जुड़े तो खबर किया, लेकिन बंद कर दिया गया, एक्शन हो गया। एक होता है इन्फॉर्म करना और उसके बाद एक्शन होना, एक एक्शन हो गया। और उसके बाद जो सरकार के शक सुबह होंगे, उसको लेकर जो चिंता होगी। लेकिन क्या इतना बड़ा मसला है कि कोई एक्शन हो जाए, कोई जान से मारने की धमकी देने लगे, उसकी वेबसाइट को टेक डाउन करा दिया जाए? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो इसमें यह है कि इन्होंने इनका जो एक्स अकाउंट है उसको विदहेल्ड किया है, उसको सस्पेंड किया है। जो इंस्टा अकाउंट था उसको तो इलीगल तरीके से हैक किया है। नहीं, वेबसाइट को टेक डाउन किया गया, जो नीचे लिखा है वेबसाइट को टेक डाउन किया है, और एक्स अकाउंट को सस्पेंड किया है। एक्स अकाउंट को उसी धारा से किया जैसा बहुत सारे लोगों का होता है। अभी 4 PM वगैरह का था, वो मुकदमा लड़के बहाल हुए हैं। बहुत सारे अकाउंट्स कर दिए जाते हैं, ऐसे मुकदमा जाते हैं, फिर वो कोर्ट जब पूछती है तो ज्यादातर बार यही पाया जा रहा है कि सरकार गलत साबित होती है, थोड़ा जल्दबाजी में या गैर कानूनी, जैसा अभी बताया आजाद साहब ने कि उसमें कानून के उल्लंघन की मात्रा नहीं मिलती, कुछ सरकार के बल्कि हाई हैंडेडनेस की मात्रा ही हर जगह मिल रही है। दरअसल ये जिस तरह से कानून बना लिया गया है, जिसमें अब ये हो गया है कि एक वेबसाइट बनाई गई है, उसमें एक कंप्लेंट किसी भी थानेदार से भी डलवा दे और 3 घंटे के भीतर एक नोटिस चला जाता है। इन एजेंसियों को, जो मेटा या गूगल है, इनको विड्रॉ करना पड़ता है। उसके बाद आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में फिर प्रोसेस में टाइम लगता है, कई बार महीनों लग जाते हैं, कई बार कम समय में भी हो जाता है, डिपेंड्स। तो अभी ये जो मामला है उस स्थिति में है। अब हम देखें कि ये जो इंस्टाग्राम वाली का प्लेटफॉर्म है, इसमें करीब 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं भारत में। जो इनका एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन है वो बताता है कि 52 करोड़ के आसपास इसके इस समय यूजर्स हैं। अब इसमें से कई ऐसे हो सकते हैं जिनके कई अकाउंट्स हो या अन्य हो। इसमें एक चीज और सेग्रीगेशन है कि करीब आधे अकाउंट इसमें 18 से 24 साल वालों के हैं। तो इसमें एकदम जो आप कह सकते हैं कि जो वोटर बनने की उम्र होती है या बालिग होने की उम्र जो हमारे यहाँ, वहीं से शामिल है लोग, ज्यादा है वो। अच्छा, 70% इसमें पुरुष है, 30% महिलाएं भी है। तो एक युवा रिप्रेजेंटेशन है इस प्लेटफॉर्म का। और ये आपने बिल्कुल ठीक ही बता दिया है कि जेन जी कहते हैं, दरअसल जेन जी इंस्टा पर ही है। यस, जो जेन जी है, जेन जी का अगर इसमें आप ये मानिए कि 22 करोड़ अकाउंट्स भी युवाओं के हैं, 18 से 24 साल के, तो निश्चित तौर पर ये उस गुस्से का प्रतिनिधित्व है जो उनके भीतर पनप रहा है। और एक आदमी एक सिर्फ मीम बनाता है, इसने, ये उसका अकाउंट आज का नहीं है, अकाउंट पुराना है, और उसके मीम्स भी मैंने देखा उसमें पहले से भी पड़े हुए थे, लेकिन इस पर्टिकुलर मीम को लोगों ने पसंद किया। उसी समय ये घटना हुई थी। ये बताता है कि हमारी जो जुडिशरी है, या हमारा जो चुनाव आयोग है, या हमारी सरकार है, या बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, उन पर लोगों का अविश्वास बढ़ता जा रहा है, खासकर नौजवानों का। और इसलिए एक बात को, वो बात पकड़ गई। इसके पहले के इसके मीम और कमेंट्स बहुत थे, किसी ने उस पर नहीं नोटिस लिया। ये वाली बात उनसे मैच कर गई कि जब चीफ जस्टिस ने काकरोच कहा तो इसकी लगभग सभी लोगों ने भर्त्सना की। इसके बावजूद कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुझे एक भी कोई ऐसा नहीं मिला जो उनको सही ठहरा रहा हो। कुछ उन लोगों को छोड़ के जो हर गलत बात को सही ठहराते हैं, उनकी बात छोड़ दें, तो एक जनरल प्रवाह आप कह सकते हैं कि रिटायर्ड अफसरों का और हमारे यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स का, कानून कायदे पर लिखने वालों का, कानून विदों का, रिटायर्ड जजेस का, स्टूडेंट्स का, और पॉलिटिकल पार्टियों के भी कमेंटेटर्स का एक तरफा मुझे लगता है कि इस पर बड़ी आलोचना हुई। और आलोचना की तीव्रता इतनी थी और उसका असर इतना था कि अगले दिन चीफ जस्टिस साहब ने जैसी भी दी, उसकी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो तो वीडियो पर है, तो वो सफाई के तौर पर स्वीकृत हो ही नहीं पाई। और किसी को नहीं लगा कि वो जिस भावना से उन्होंने कहा, जिसे दुर्भावना समझा गया, उसमें वो कोई संशोधन करने की स्थिति में थे।
और वो इतने बड़े उन्होंने अपने को साबित नहीं किया कि वो उसको विड्रॉ करते अपने कमेंट को और अपने को गलत ठहराते, ये बड़प्पन उन्होंने नहीं दिखाया। इसकी ये प्रतिक्रिया है हमारे युवा समाज में, और ये भी बताती है कि ये डिसकंटेंट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होगा कि ये न्यायपालिका के कमेंट पर आधारित है, क्योंकि उसमें जब उन्होंने अपनी बातें रखी उस लड़के ने, तो उसमें फिर वो चुनाव आयोग पर भी आ गया और उसमें उसने एक वैसी डिमांड की जैसे युवा जिस तरह की डिमांड करते हैं, हर समय के युवा करते हैं। हम लोग जब स्टूडेंट थे जाने क्या क्या करते थे, जाने क्या क्या नारे लगते थे यूनिवर्सिटीज में, स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शंस वगैरह में जब एक्टिविटीज थी, तो सब कुछ ये होता था, ये सब माना जाता था। उस समय जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो ये जानता मानता था कि युवा ऐसे ही व्यक्त होते हैं, और इनकी इस वेंटिंग को एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जगह वेंट आउट होने देता था और कन्फ्रंटेशन नहीं था। अभी हम पा रहे हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है देश का, वो चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और ये बात उनके बर्दाश्त न करने से इतनी बढ़ गई, और हमला जिस तरह से हुआ, पहले ये साबित करने की कोशिश की गई है कि इन्फ्लुएंसर है रवि बागड़ी या क्या नाम है उनका, जो बीजेपी समर्थित है और काफी उन्होंने सिद्ध किया कि इसमें ऋषि बागड़ी, हाँ, ऋषि बागड़ी कि 49% अकाउंट पाकिस्तान के हैं, उन्होंने एक पोस्टर बना के लगा दिया। खैर तुरंत ही आजकल तो ये सब चीजें जांच हो जाती है, लेकिन वो सामने आ गया कि 96% लोग उसमें इंडिया से हैं। वो तो अभिजीत झूठ के नहीं डालते, एनालिटिक्स में तो सब आता है पीछे। वो तो ऐसा उनके बारे में ग्रोक ने लिख के दे दिया कि उनकी 2/3 पोस्ट जो है झूठी होती है, वो फेक न्यूज के बादशाह हैं। तो वो सब चल गया उनके बगल में ही, उल्टे उनकी पिटाई हो गई। फिर वो सब उसको धमकी देने वाले वीडियो आ गए, वो गुजरात से आए, वो नंबर गुजरात में ट्रेस हुए। ये और बात है कि कानून की हमारी जो एजेंसियां हैं वो पता नहीं क्यों इस तरह के मामलों में, अब इस पे कार्रवाई बनती थी। एक आदमी किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा है, कह रहा है वहीं मरवा देंगे, और कह रहा है तुम्हारे परिवार ने खोज लिया है और हमें पता है तुम कहाँ हो और हमारे पास सारी डिटेल्स है। ऐसी धमकी देने पर हमारे प्रशासन की इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां और काबिलियत जो है वो नदारद है, जहां उनको होना चाहिए। जो धमकी नहीं दे रहा है बल्कि उसके नए ट्वीट्स बता रहे हैं कि काकरोच के नाम से बहुत सारे संगठन रातों रात बन गए हैं देश भर में, बहुत से इंडिविजुअल्स तमाम तरह के प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं, उनसे वो पल्ला झाड़ रहा है और ये कह रहा है कि नहीं शांतिपूर्ण ढंग से हमें अपनी बात रखनी है। तो वो तो डिसिप्लिन में जा रहा है और कानून का पालन कर रहा है, तो हम उसको बंद कर रहे हैं। और जो लोग खुलेआम किसी को मार डालने का अरेंजमेंट करने, परिवार की को नुकसान पहुंचाने के वीडियो जारी कर रहे हैं, हमें कहीं से नहीं आया कि उस पर कोई कार्रवाई हमारी किसी ऐसी एजेंसी ने की हो। ये एक अजीब तरह का पैनिक है। बहुत से एक सवाल है शीतल जी, मैं उसके बाद, चूंकि वक्त आप दोनों के पास कम है, कि देखिए सोशल मीडिया पर इस तरह से एक अचानक क्या करें, चुटकुला की तरह, हंसी मजाक की तरह, मजाक उड़ाने की तरह, कॉकरोच मैं हूं कॉकरोच या कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर एक प्लेटफॉर्म पैदा हुआ, और उसके बाद कैसे वो 5-6 दिन में 20 मिलियन पार कर गया। तो बहुत बड़ी बात इसलिए है, हम सब लोग इसलिए भी नोटिस कर रहे हैं कि बीजेपी है, 22 राज्यों में सरकार, हजारों उनके वॉलंटियर सैकड़ों करोड़ खर्च करते होंगे कैंपेन, प्रचार और मेटा पे और डेटा पे और इंस्टा पे, लेकिन उनके फॉलोअर तो 10 मिलियन से नीचे हैं। कांग्रेस 23 मिलियन, 13 मिलियन, दोनों मिलाकर वो पहुंच गया। तो बड़ी बात है, लेकिन ये बड़ी बात क्या सिर्फ लोग सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म मिला, जेन जी है, जुड़ गए, या अगर इसको कोई उनके इमेजिनेशन को कैप्चर करके यहाँ सोशल मीडिया पर लाया, तो क्या ये कोई जमीन पर ऐसी चीज हो सकती है? सरकार को क्या ये अंदेशा हो गया? क्योंकि कई देशों में इस तरह की चीजें, आंदोलन हुआ, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, कहीं ये डर तो नहीं हो गया सरकार को? नहीं, बिल्कुल ये डर हुआ होगा, बिल्कुल यही डर है जिसने इस तरह की कार्रवाइयां करनी शुरू की। वैसे तो ये जो टीम है ये हर बात से डरती है, ये सबके साथ ऐसा करते हैं। ये तो इंडिविजुअल हमारी आपकी तरह कुछ अपनी राय रखने वाले लोग जो सरकार से सहमत नहीं है या उसमें सवाल करते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। ये और बात है कि मेरी रीच तो ऐसी नहीं है कि उसको 2 करोड़ लोग एक रात में पसंद कर लें, लेकिन मतलब 5,000 लोग भी अगर पसंद करते हैं तो हमारे साथ भी वो ये व्यवहार करते हैं। तो ये उनका व्यवहार, उनकी आप कह सकते हैं रणनीति का हिस्सा है या उनकी योजनाओं का हिस्सा है, और निश्चित तौर पर वो इससे चकित भी हुए होंगे इस रिएक्शन से, क्योंकि उनके पास तो जो रिएक्शन थे कि वो बंगाल जीत रहे हैं, बिहार जीत रहे हैं, हरियाणा जीत के गए हैं, महाराष्ट्र जीत रहे हैं, वो तो जीत रहे हैं। तो अरब सागर से गंगा सागर तक वही है। लेकिन
2 करोड़ 10 लाख 20 लाख नौजवान 18 से 24 साल के अगर ऐसा कर रहे हैं, और करीब 6.5 लाख लोगों ने तो उस पिटीशन पे हस्ताक्षर कर दिया है, जो पिटीशन इस्तीफा मांग रही है शिक्षा मंत्री का, और ये भी 4-5 दिन में हुआ है, 3 दिन में हुआ है। ये सब बता रहा है कि बहुत सारी चीजें सिमर कर रही हैं सोसाइटी में, जिसको हम इन जीतों के जरिए नहीं देख सकते। वो दूसरी चीज है। चुनाव जीतना एक बिल्कुल अलग चीज हो गई है, और लोगों में मतलब खिसियाहट होना, प्रतिरोध के लिए तैयार होना, या नौजवान लोगों में गुस्सा आना, ये बिल्कुल अलग चीज है। तो ये दोनों चीजें हमारे सामने एक साथ प्रस्तुत हो रही हैं, और निश्चित तौर पर जो सत्ता प्रतिष्ठान है वो इससे डरा है, इसमें कोई शक नहीं। यशोवर्धन जी, एक चीज समझना चाहेंगे कि देखिए, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी तो है ही, कांग्रेस भी है, लेकिन बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी करती है, कोई शक भी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक शख्स सोशल मीडिया पर 5 से 7 दिन में अगर 20 मिलियन से ज्यादा लोगों को जोड़ लेता है, तो क्या सिर्फ युवाओं का आक्रोश है, गुस्सा है, उनके इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया, और वो सब लोग जेनजी वाले लोग जो इंस्टा पर रील देखते रहते हैं, क्या उनमें से बहुत बड़ी तादाद यूं ही आ गई मजे लेने के लिए कि चलो कॉकरोच बन के लाउड स्पीकर से कोई कुछ बोल रहा है, एआई का जमाना है, सैकड़ों तरह के मीम है, तो थोड़ा आनंद लेते हैं हंसते हुए? या वाकई उस एंगर को कोई देश में विपक्ष कैप्चर नहीं कर पा रहा है, या उनकी लैंग्वेज में उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है? इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने, और वो बिल्कुल ही एक बड़ा ही गंभीर विषय है। इसके बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा था, और शीतल जी ने भी इस पे प्रकाश डाला है, कि जिस तरह की जो मांगे उठा रहे हैं ये लोग, और बड़ी सिंपल मांगे हैं, कोई बड़ी चीज, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सामने लिखा हुआ है जो 5 पॉइंट है, एक ऐड जरूर हुआ है कि जिसका जिक्र शीतल जी ने किया, 6 लाख लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हस्ताक्षर किया, याचिका पर किया, और वो डिमांड चल ही रहा है। तो इसमें आप मुझे बताएं, ये जितने मांगे हैं, ये इनसे सबके सूत्र दिल के जो आवाज है वो एक तरह से जुड़ गई है। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि सरकार अवश्य ये महसूस करती है कि कहीं ये आवाज जो है सड़क केस में परिणत नहीं हो जाए, और ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब इस तरह की, देखिए, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज शीतल जी ने कहा, मैं जरा उस पर बात कर लूं, कि राजनीतिक सफलता आपकी आर्थिक सफलता और सामाजिक सफलता से बिल्कुल अलग अलग है। तो राजनीतिक सफलता तो ठीक है, आपके पास 34% या 35% जितने भी वोट हैं, लेकिन फिर वो आपको बाकी भी तो हैं, 66% भी तो लोग हैं, उनके दिल में भी तो आवाज है, समस्याएं हैं, कई सारी चीजें हैं। और दूसरी बात जो है, ये तो सब लोग मानते हैं कि संस्थाओं पे जो विश्वास था, आपने भी ईसीआई की बात की, अब ईसीआई से पता नहीं कितने लोग खुश हैं, लेकिन ईसीआई की कार्रवाई आज आप देखिए कि अभी वो 18 लाख या 27 लाख का मामला ट्रिब्यूनल में चल रहा है। अब वो रिजल्ट मिलेगा उनका कि इतने लोग जो हैं, कि 4000 लोग जो हैं वाजिब थे। अगर वाजिब थे तो उनको फिर मिलना चाहिए था उसी समय, या आपको इलेक्शन पोस्टपोन कर देना चाहिए था, क्योंकि मार्जिन में तो फर्क है ना, आपने ज्यादा तो इसलिए मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि पहली बात ये है कि आपने अगर इसके ऐसे मूवमेंट के खिलाफ अगर एक्शन लिया है, तो ये प्रजातंत्र के लिए घातक है। नंबर 1, प्रजातंत्र के लिए ये कार्रवाई बिल्कुल ही घातक है। और दूसरा, ये अंदेशा अवश्य है और सबको है। और दुख की बात यह है कि ऑपोजिशन पार्टी ने बल्कि इसको खुलकर समर्थन नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि आप खुद भी अपने ही कारणों से, जो सेल्फिश कारण है, उससे एक तो ना आप यूनाइट कर सकते हैं कि आज देश को किसी भी डेमोक्रेसी में एक स्वस्थ ऑपोजिशन की आवश्यकता है, जो कि नहीं है। और इसलिए एक मूवमेंट आया है, ये मूवमेंट आया है जो कि आपको कंपटीशन दे रहा है। तो द वेरी फैक्ट कि ऐसा मूवमेंट आके आपको इतना ज्यादा कंपटीशन दे रहा है, इसका मतलब यह है कि अभी तक आप उनकी लोगों की अपेक्षा पे नहीं उतरे हैं कि किस तरह की आपको आवाज उठानी चाहिए या किस तरह का आपको मूवमेंट चलाना चाहिए। और अंत में बस 3-4 पॉइंट आप देखिए, नीट के बारे में 24 लाख स्टूडेंट्स, आपने उनकी जिंदगी तबाह कर दी है। लोग पेपर में नहीं आ रहा है इतना ज्यादा कि 4 या 5 लोगों ने आत्महत्या की। अभी शीतल जी और हमने इस चीज को पहले भी डिस्कस किया है। नीट के बारे में आप, आरटीआई के बारे में देखिए, क्योंकि मैं कमिश्नर रह चुका हूं, मुझे रोज
खबरें आती हैं एक्टिविस्ट के द्वारा, क्वेरीज करने वाले की इस चीज की मांग की थी, वो हमें जानकारी नहीं मिल रही है। तो फिर क्या तरीका है? आप देखिए कि अभी एक बड़ी छोटी सी चीज आपको बता रहा हूं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है कि आप कोई भी जो अधिकारी है वो किसी से बात नहीं कर सकता, कोई लिख नहीं सकता, किसी पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता और कहीं जा नहीं सकता। तो इससे ज्यादा ब्यूरोक्रेटाइजेशन कुछ और हो सकता है क्या? एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से ये नहीं पूछा सकता कि आपके हॉस्पिटल में ये क्या हो रहा है, और वो जवाब नहीं दे सकता है अनलेस कि बाबू सेक्रेटेरिएट से बोलेगा। तो इस तरह के अगर आप कानून बनाएंगे और लोगों को बांधेंगे तो ये उबाल तो निकलेगा, और इसलिए मैं समझता हूं इसके आगे परिणाम होंगे दोनों तरफ से। ये जो व्यक्ति है, मैं इनका नाम नहीं, अभिजीत है शायद नाम, अभिजीत दीप के, हाँ, अभिजीत के पीछे और लोग आएंगे और सरकार और चुस्त होगी और ऑपोजिशन अलग थलग ही रहेगा। ये मेरी अब एक छोटा सा सवाल, चूंकि वक्त कम है, छोटा सा सवाल कि अभिजीत दीपके का बैकग्राउंड बहुत तलाशा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे हैंडल निकाले जा रहे हैं कि पहले आम आदमी पार्टी के गुजरात के हैंडल थे, वो कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर हो गए, या उसका नाम चेंज हो गया, जो कुछ हो गया, या मनीष सिसोदिया के साथ उसकी तस्वीरें आ रही है, वो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन विंग में था, कब तक था, 2022 में क्या करता था, सारी कहानियां आ रही है। अब जो कॉकरोच जनता पार्टी में जो इंटरेस्ट ले रहा है उसको सब ये जानकारी मिली, लेकिन ये मैटर करता है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या था, या एक आदमी ने देश में वो मुद्दे उठा दिए जिस मुद्दे से लोग जुड़ गए, ये मैटर करता है। दिक्कत इस देश में यह है, जब भी आप किसी भी चीज पे विचार विमर्श करेंगे तो सबसे पहले लोग आदमी के बैकग्राउंड पे चले जाते हैं। तो मैं भी जब अगर कुछ बोलता हूं तो पहले ये बोला जाता है कि मैं तृणमूल कांग्रेस के भाई हूं, कीर्ति आजाद, उसीलिए मैं उस तरफ हूं। तो मैंने कहा मेरे बड़े भाई जो हैं वो बीजेपी के साथ है, कभी कभी उनके साथ भी जुड़ जाता हूं। तो दोनों भाई जो कहते हैं मैं उसी तरह से बोलता हूँ। और अभी तो पापा नहीं है, नहीं तो होता पिताजी कांग्रेस में, उधर भी हूँ। कांग्रेस में होगा। तो इसलिए मुझे कोई मतलब नहीं है कि दीपिक जो भी नाम है इनका क्या बैकग्राउंड है। हाँ, बोल सकते हैं, हाँ, ये हिंदी हैं, तमिल हैं, बिहारी हैं, ब्राह्मण हैं, दलित हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। ये जो मुद्दे उठा रहे हैं वो बिल्कुल ही सही मुद्दे हैं, और चूंकि ये सही मुद्दे उठा रहे हैं इससे बाकी लोग जो हैं उनके साथ जुड़ रहे हैं। सवाल ये है कि एक प्रजातंत्र में लोगों का हक है सही चीजों का उठाने का, और ये सरकार के तरफ से लोग ये अपेक्षा करते हैं कि इनके खिलाफ बल्कि कार्रवाई नहीं हो, बल्कि उन चीजों पे देखें। आज अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर दें तो इमेज बढ़ जाएगा इस सरकार का, कम नहीं होगा। आज अगर डीजीटी एनडीए को निकाल देंगे तो उनकी इज्जत बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। और इसलिए प्रजातंत्र में जिस तरह की गतिविधियां होती हैं दोनों तरफ से, अगर आक्रोश उठता है, अगर युवा विरोध न करे तो इसका मतलब कि युवा शक्ति मर गई है। ये तो युवा का काम है, और इसलिए हम लोग भी बराबर जब एसपी थे, कॉलेज में थे, जहां भी थे, ऐसी आवाजें उठती थी और उनको हम बराबर मनाकर और यही प्रजातांत्रिक इसमें इस सरकार को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल आखिरी शीतल जी, कि क्या इस देश में इस तरह सोशल मीडिया पर कोई मुहिम चलाकर और इस तरह से 7 दिन में इतना जबरदस्त व्यापक जन समर्थन हासिल करके, जन समर्थन मतलब आभासी वर्चुअल जन समर्थन कहें उनके एजेंडे को, इससे किसी आंदोलन की भूमिका बनती है क्या, जमीनी आंदोलन की, या बस ठीक है एक देश में माहौल है, रील वाला कल्चर है, ठीक है इतने लोग जुड़ गए, इसको इतना ही तक सीमित माना जाना चाहिए? या जैसे कि अभिजीत दीपके कह रहा है कि हम अभी झुकने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं, कॉकरोच मर नहीं सकता, जो उनके 4-5 ट्वीट में देख रहा हूं, जिसका मैंने शुरू में आपको पढ़ा भी है, इसकी कोई गुंजाइश भी है? देखिए, पिछले 30-35 सालों में दुनिया में इंटरनेट के प्रभाव बढ़ने से आंदोलन के इस तरीके ने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया है। आप पूरी यूरोप के सारे मामले लें, पोलैंड वगैरह में जो कुछ हुआ था, आप अरब स्प्रिंग को लें, आप अपने पड़ोस में सब जगह लें, इसी चुनाव में अभी तमिलनाडु को ले लें। 2 साल पहले एक पार्टी बनी जिसने सोशल मीडिया का दूसरों से बेहतर इस्तेमाल किया। एक आइकन था उनके पास, कुछ आगे बढ़ी हुई डिमांड्स थी, और 1967 से चला रहा डीएमके एडीएमके का बारी बारी से वहां का राज बदल गया। नेपाल में देख रहे हैं एक लड़का गाना गाता था और रैप वैप करता था और वो वहां सत्ता में है।
भारत में मैं अपना स्वीकार करता हूं कि हम लोग की उम्र हो गई और अब बच्चों से भी उतनी बात नहीं हो पाती, वो सब अपना काम कर रहे होते हैं, कभी कभार हेलो हाय कोई परेशानी हुई तो पूछ लिया। उनके मन में क्या चल रहा है, सच्चाई है कि मैं भी नहीं जानता था। और मैंने कई कार्यक्रमों में ये गलत कहा था कि पता नहीं भारत में जो कि बड़ा देश है, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास बहुत बड़ा है, बड़ा अर्धसैनिक बलों के दस्ते हैं, राज्यों के पुलिस बल हैं और सरकारों के पास बहुत माइट है, इसलिए शायद यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब मैं खुद अपनी चीज को वापस लेने की स्थिति में हूं कि नहीं, मुझे नहीं पता था कि लोगों के मन में इतना गुस्सा है और वो गुस्से को व्यक्त करना चाहते हैं एक्चुअली, और वो उन्होंने व्यक्त किया और मुझे करेक्ट किया। तो ये तो इस दौर की सच्चाई है कि ये जो माध्यम आया है इसका उपयोग जो बेहतर करना जानेगा, राजनीति में उसका बहुत मतलब होगा, और ये इसमें बहुत सारे ऐसे नए नायक पैदा होंगे जिनको हम जानते नहीं होंगे, और रातों रात वो इतने बड़े नायक हो जाएंगे कि हमें उस पर बात करनी पड़ेगी। ये क्षमता इसमें है जी। सही बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी और हाँ जी प्लीज प्लीज। अंत में दो चीज सिर्फ कहना चाहता हूं कि ये कहा जाता है कि नाभिकीय युद्ध भी अगर हो, यानी कि न्यूक्लियर वॉर भी हो, तो बिहार में हम कॉकरोच को तेलचट्टा कहते हैं, आपको तो मालूम ही होगा। तो तेलचट्टा जो है नाभिकीय युद्ध को भी झेल लेगा और वो सरवाइव करेगा। कहीं कहीं पता नहीं, कहीं ये भी कहीं वैसा ही तेलचट्टा तो नहीं है। अच्छा कहा। और जब चीफ जस्टिस ने कहा होगा तब तो उनको लगा होगा कि वो भाई जज की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे, उन्होंने बोल दिया पैरासाइट और कॉकरोच। उन्हें पता नहीं होगा कि उसके बाद लोग कहने लगे, जैसे देखिए सबने चिपका लिया कि हाँ मैं भी कॉकरोच। तो मेरे ख्याल से सबसे अधिक परेशान तो चीफ जस्टिस हो रहे होंगे कि उन्होंने देश में एक आंदोलन की भूमिका बना दी। जैसे आप कह रहे थे ना सर कि कल को कोर्ट में कोई जाएगा, इसी पर एक्शन हुआ, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, या सरकार ने जिस तरह से उसके टेक डाउन के ऑर्डर किए कोर्ट में जाए, तो भाई चीफ जस्टिस तो उल्टे चाह रहे होंगे कि किसी ढंग से कॉकरोच मर जाए, सारा ये खत्म हो जाए। क्योंकि इतिहास में तो वो दर्द हो गए कि उनके एक बयान से देश में 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग जुड़ गए। यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशोवर्धन आजाद जी, शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। फिर बात होगी, मुलाकात होगी और नजर होगी कि ये कॉकरोच जनता पार्टी दरअसल जमीन पर क्या करती है। सबसे अहम बात यह है, सोशल मीडिया के सनसनी भर बनी रहती है या जमीन पर उतर कर कुछ करती है। अतीत और भविष्य, बहुत सारे सवाल आने वाले वक्त में सवालों का जवाब हम सब तलाशेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।